दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत फ्लोरिडा शहर से होती है, जहां पर हम एक छोटे से कैफे को देखते हैं जिसमें एक 17 साल की लड़की लीजा काम करती है। वो सभी कस्टमर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, जिससे उसका बॉस उससे बहुत खुश होता है। लीजा अपना काम खत्म करके रोज की तरह अपने घर जा रही है, तभी हमें उसके चेहरे पर एक उदासी देखने को मिलती है। सभी काम खत्म करने के बाद जब घर जाती हैं तो चेहरे पर स्माइल होती है, लेकिन लीजा के लिए घर का मतलब कुछ और ही था, क्योंकि वो घर उसके लिए एक नर्क से कम नहीं था। इसलिए रास्ते में वो उसके साथ हो रही बुरी चीजों के बारे में सोचती है, जिसमें एक आदमी को देखते हैं। अब ये आदमी कौन है ये हमें आगे पता लगेगा। तभी जाते हुए सुनसान रास्ते में उसकी नजर एक ब्लैक कार पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और साइकिल की स्पीड तेज करके उससे दूर भागती है और सीधा अपने घर जाकर रुकती है, जहां हमें पता चलता है कि ये लीजा का घर नहीं है। वो अपनी नानी और उनके बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ रहती है। मॉरिस वही आदमी है जिसके बारे में लीजा अभी थोड़ी देर पहले सोच रही थी, जहाँ मॉरिस उसकी नानी को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, जिसके बदले उसे हर रात लीजा के रूम में एंट्री मिलती है। एक दिन लीजा इन सभी चीजों से परेशान होकर सुसाइड नोट लिखती है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जान दे सके। यहाँ हमें पता चलता है कि लीजा की माँ ने 14 साल की उम्र में ही उसको उसकी नानी के पास भेज दिया था। लीजा को यही लगता था कि उसकी नानी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो अपनी सैलरी उन्हें दे दिया करती थी ताकि उन्हें मॉरिस की मदद ना लेनी पड़े। लेकिन लीजा के इतना करने के बावजूद भी आज तक कुछ भी नहीं बदला। अगले दिन लीजा अपनी छोटी बहन को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना है, उसे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपनी छोटी बहन से बात करने के दौरान वो अपनी मॉम से भी बात करती है। लीजा के साथ हो रही जो भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में लीजा अपनी मॉम को बताती भी है, जिसको सुनने के बावजूद उसकी मॉम कहती है कि कुछ भी हो लेकिन तुम्हें वहीं रहना है और तुम्हें अपनी नानी को सपोर्ट करना है, और ये सब कहकर उसकी मॉम फोन रख देती है। अब यहाँ पर एक बात तो साफ हो जाती है कि लीजा के साथ हो रही घटनाओं के बारे में उसकी मॉम को पहले से ही सब कुछ पता होता है, मगर लीजा की मॉम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ उसके साथ क्या हो रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि लीजा की जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी, लेकिन क्या इससे भी बुरा और भी कुछ हो सकता था? अब हम यहाँ देखते हैं लीजा की जिंदगी में इससे भी बड़ा तूफान आने वाला था, जो लीजा की जिंदगी को बिल्कुल झकझोर कर रख देगा। अगले दिन जब वो कैफे से निकलती है तो उसे रास्ते में फिर से वही ब्लैक कार दिखाई देती है, जिसको उसने पिछली रात को देखा था। इस बार वो कार उसका पीछा करने लगती है। ये देखकर वो अपनी साइकिल तेजी से बढ़ाती है तो वो कार भी उसके साथ साथ तेजी से अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है। लीजा उस कार को देखते हुए अपनी साइकिल को चला रही थी, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पीछे से एक आदमी आता है और उसे पकड़ लेता है और उसे किडनैप कर लेता है। वो लीजा को ब्लैक रंग की कार में ले जाता है और उसके साथ बहुत गलत करता है, और इतना ही नहीं, उसके बाद वो उसे एक फ्लैट पर लेकर जाता है। जब वो आदमी उसको लेकर उसकी कार में आता है तो वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि लीजा उसके चेहरे को ना देख सके। जब वो लीजा को अपने साथ कार में ले जाने लगता है तो वो नहीं जानती कि वो उसको कहां लेकर जा रहा है और वो उसके साथ अब क्या करने वाला है, और वो व्यक्ति उसे अपने साथ शहर से एक दूर सुनसान जगह अपार्टमेंट में लेकर जाता है, जहां पर वो उसके साथ फिर से एक बार गलत काम करता है। अब लीजा यहाँ पर थोड़ी समझदारी दिखाती है। लीजा इस बात को समझ जाती है कि वो आदमी नॉर्मल नहीं बल्कि एक साइको है। अब लीजा यहाँ पर सोचती है कि ये सब उसके साथ कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये सब तो उसकी नानी के घर में अक्सर होता रहता था। अब लीजा के लिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है उसका जिंदा रहना, और वो यहाँ से कैसे निकले उसके बारे में वो सोचती रहती है। अब हम लीजा को देखते हैं कि वो आदमी उसके साथ बहुत गलत करता है, लेकिन उसके बावजूद लीजा उसके साथ बहुत अच्छे और नरमी से पेश आती है, उससे बहुत प्यार से बात करती है और हमेशा सॉरी बोलती रहती है। लीजा यहाँ पर सोचती है कि उस आदमी के साथ जरूर किसी लड़की ने गलत किया है, तभी वो इस तरीके से साइको हो गया है। लीजा उस व्यक्ति से कहती है कि जरूर तुम्हें किसी लड़की ने धोखा दिया है, वरना तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, और लीजा इस तरीके से अपनी बातों से उस आदमी को मैनिपुलेट कर लेती है और वो आदमी उसकी बातों में आ भी जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं लीजा की नानी उसके घर न आने पर एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाती है, जहां पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले लीजा की मां के पास जाती है तो वहां पर उसकी मां कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। ये सब सुनकर पुलिस वाले वहां से जाने लगते हैं। तभी उसकी छोटी बहन उनसे कहती है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो कभी भी नहीं भाग सकती है, जरूर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, प्लीज मेरी बहन की मदद करो, वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। अब हम आगे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। पुलिस उस कैफे पर जाती है जहां पर लीजा काम कर रही होती है, और वहां पर उसका मालिक भी यही बताता है कि लीजा एक बहुत अच्छी लड़की थी और बहुत मेहनती लड़की थी, वो कभी भी भाग नहीं सकती। अब सीन शिफ्ट होता है उसी अपार्टमेंट में जहां पर लीजा बंद रहती है। यहाँ हम देखते हैं कि लीजा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इसके बावजूद वहां की चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी और सारी चीजें अपने माइंड में सेट कर रही होती है। जब वो व्यक्ति उसके पास जाता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा समझ जाती है कि वो आदमी दिमागी रूप से बहुत कमजोर है। वो उसके चेहरे को बार बार छूने लगती है ताकि उसको ये आइडिया लग सके कि वो आदमी आखिर में दिखता कैसे है। लीजा उस व्यक्ति की बार बार तारीफ करती है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। लीजा उससे ये सब इसलिए कहती है ताकि वो उस आदमी का भरोसा जीत सके। यहाँ पर लीजा उस व्यक्ति को अपने बीमार पिता की झूठी स्टोरी भी बताती है। वो उससे बताती है कि उसके पिता के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है,
और वो भी बहुत बीमार है। वो ये सब इसलिए बताती है ताकि उस आदमी को उससे थोड़ी हमदर्दी हो सके और वो व्यक्ति उस पर रहम खाकर उसे छोड़ दे। लेकिन वो व्यक्ति लीजा की बातों में इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो लीजा के हाथों को खोल ही देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा इतना तो समझ गई थी कि उसके गलत कदम उठाने पर वो आदमी लीजा को शूट भी कर सकता था, क्योंकि वो आदमी लीजा के साथ 24 घंटे रहता था। अब लीजा अपनी मौजूदगी का सबूत उसके घर में धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू कर देती है। वो अपने हेयर पिन्स को निकाल कर उसके बेड के नीचे फेंक देती है। इसके बाद वो बाथरूम जाने का बहाना करती है, जहाँ पर सामने लगे मिरर पर अपने फिंगरप्रिंट्स को बना देती है और बाथरूम में रखा हुआ एक जोड़ी शूज भी उसे नजर आ जाता है, जिसका कलर वो अच्छे से याद कर लेती है। लीजा ये सब काम कर रही होती है, तभी वो आदमी समझ जाता है कि लीजा ने बाथरूम में खुद को बंद कर लिया है, इसलिए वो गेट को फोर्सफुली खोलकर अंदर आ जाता है। लेकिन लीजा यहाँ पर जानबूझकर नॉर्मल रिएक्ट करती है। वो यहाँ पर उसके साथ ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। एक रात जब वो आदमी सो रहा होता है तो वो चुपचाप उठकर उसके फोन से कॉल लगाने की कोशिश करती है। जब वो वहाँ पहले दिन आई थी तभी उसको अंदाजा हो गया था कि इस घर में एक टेलीफोन है, लेकिन इससे पहले वो कॉल लगा पाती वो आदमी जग जाता है और वो लीजा को पकड़ लेता है। वो आदमी लीजा से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा चालाकी दिखा रही हो, पर हम देखते हैं वो आदमी बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुका होता है। यहाँ पर वो लीजा को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा इस बात पर कहती है वो सिर्फ अपने बीमार पिता की तबीयत पूछने के लिए कॉल कर रही थी और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं चाहती। वो अपने पिता को बताना चाहती थी कि वो खुश है और वो उसके लिए परेशान ना हो। अब लीजा की ऐसी इमोशनल भरी बातों को सुनकर वो आदमी काफी इमोशनल हो जाता है और वो उसे छोड़ देता है और फिर शांत हो जाता है। ऐसी कंडीशन में लीजा को उसकी बहन की कही बातें काफी याद आती हैं। उसकी छोटी बहन ने उसे कहा था, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हालात हो, लेकिन कभी भी गिव अप मत करना। एक दिन जब वो आदमी लीजा के क्लोज आता है तब लीजा उससे कहती है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कभी भी किसी से कुछ नहीं कहूंगी और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपनी मर्जी से बन जाऊंगी। मैं कभी भी किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारे साथ में रहूंगी। ये सारी बातें सुनकर वो पागल आदमी लीजा से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसे छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जिसने पिछले 6 महीनों में कई लड़कियों को जान से मारा था। वो आदमी भी इस न्यूज को देख रहा होता है और तभी वो सोचता है कि ये सही समय है लीजा को छोड़ने का, क्योंकि पुलिस तो इतने बड़े केस को सॉल्व करने में बिजी है और इस वक्त पुलिस ऐसे छोटे मोटे केस पर ध्यान भी नहीं देगी। और वैसे भी लीजा ने तो उसे देखा ही नहीं जिससे कि वो उसे पहचान सके। और यही सब सोचकर वो आदमी लीजा को उसी कार में बैठाता है और एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। इस सुनसान जगह पर आने के बाद वो फिर से अपना माइंड चेंज कर लेता है और यहाँ पर लीजा को शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन इस पर लीजा उससे कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। वो साइको आदमी लीजा की उन बातों से पिघल जाता है। तभी वो लीजा से कहता है, ठीक है, लेकिन अगर पुलिस तुमसे पूछे तो तुम बताना मैं एक काला आदमी और शॉर्ट हाइट वाला हूँ। और इतना बोलकर वो आदमी उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। लीजा भी वहां से भागती हुई अपने घर को चली जाती है, जहां वो अपनी नानी से बताती है कि उसे एक आदमी ने किडनैप कर लिया था, लेकिन यहाँ पर उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा की नानी ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई थी, तो यहाँ पर वो पुलिस को कॉल करके बताती है कि लीजा वापस आ गई है। और उसकी नानी को लगता था कि पुलिस भी लीजा की बातों पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन वहां का एक इंस्पेक्टर लीजा से एक बार बात करना चाहता था। पुलिस ऑफिसर जानना चाहते थे कि आखिर लीजा के साथ में हुआ क्या है। लीजा अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी उसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था। उन सब का यही कहना था कि अगर उसके साथ में कुछ भी गलत हुआ है तो उसकी बॉडी पर कोई भी निशान क्यों नहीं है, और यदि उसके हाथ पांव खुले हुए थे तो उसने वहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं की या फिर चिल्लाई क्यों नहीं। पर लीजा उन लोगों को बताती है कि वो आदमी पूरा का पूरा साइको और मेंटल था। उसके पास एक गन थी जिससे वो मुझे बार बार मारने की धमकी भी दे रहा था, इसलिए उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, वरना वो आदमी उसको शूट कर सकता था। लेकिन वहां पर जो ऑफिसर बैठी हुई थी उन सबको तो यही लगने लगा था कि लीजा ये सब चीजें मीडिया अटेंशन पाने के लिए कर रही है। वहां पर 2 लेडी ऑफिसर्स को तो ये तक लगने लगा था कि लीजा टीवी शोज ज्यादा देखती है, इसलिए वो इस तरीके की कहानियां बना रही है, इसलिए वो इतने परफेक्ट स्टोरी बताने में कामयाब हो पा रही है। अब हम यहाँ देखते हैं कि लीजा बिल्कुल चुप हो जाती है और वो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा होता है। पर लीजा की किस्मत बहुत अच्छी थी। अब हम देखते हैं कि वहां पर एक डिटेक्टिव टीम मौजूद थी जो कि उसी सीरियल किलर वाले केस को सॉल्व करने में लगी हुई थी, जिसने पिछले 6 महीनों में कई लड़कियों की जान ली थी। पर उसके खिलाफ पुलिस को अभी कोई एविडेंस नहीं मिल पाया था और ना ही कोई पैटर्न था जिसे पुलिस फॉलो कर सके और उस सीरियल किलर को पकड़ सके, जिसकी वजह से पुलिस को ये केस सॉल्व करना एक चैलेंज बन चुका था। दूसरी तरफ लीजा को चुप देखकर वो लेडी ऑफिसर डिटेक्टिव लैरी की मदद मांगती है, जहाँ लैरी लीजा के पास जाते हैं, पर वो बिल्कुल खामोश थी और वो अब किसी से बात नहीं करना चाहती है। पर लैरी अपनी पॉकेट से अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उसे दिखाते हैं ताकि लीजा को अपनापन फील हो सके और
और वो खुलकर उनसे बात कर सके। वो लीजा से कहते हैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम मुझे एक एक करके बताओ। जहाँ लीजा उन्हें सारी बातें बताना शुरू करती है, जैसे उस आदमी के पास एक ब्लैक कार है और उसमें रेड कारपेट लगी हुई है, उसके घर में 22 सीढ़ियां हैं, उसकी कार के अंदर मैग्नम बर्ड लिखा हुआ है, उसके घर में एक वाटर बेड है, वो आदमी गोरा है और लेफ्ट हैंडेड है, उसके पास एक गन है। इतना सब कुछ सुनकर लैरी कंफर्म हो जाता है कि लीजा झूठ नहीं बोल रही है। वो फौरन लीजा के केस पर इन्वेस्टिगेशन चालू करने के लिए कहते हैं, पर केस की सच्चाई जानने के लिए जब हिप्नोसिस की बारी आती है तो परमिशन के लिए उसके घर पर कॉल किया जाता है, जहां मॉरिस उसका फादर बनकर बात करता है और वो इस चीज के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, जिस पर लैरी सोचता है कि कैसे पिता हैं जिन्हें अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो लीजा से मॉरिस के बारे में पूछते हैं कि वो आखिर ऐसा क्यों है, जहाँ लीजा हार कर मॉरिस की सच्चाई भी लैरी को बता देती है। वो तुरंत लीजा की नानी के घर पर जाते हैं और वहाँ पर वो मॉरिस को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि लीजा के इस केस को पूरी टीम बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लीजा के द्वारा बताए गए सारे डिटेल्स लैरी के दिमाग में घूम रहे थे। वो सिर्फ एक ही बात को सोच रहे थे कि कहीं वो किडनैपर ही सीरियल किलर तो नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट्स उस सीरियल किलर से बिल्कुल मैच कर रहे थे। और ये सब कंफर्म करने के लिए वो लीजा के कपड़ों को फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तब लैरी एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि ये वही सीरियल किलर है। लैरी अब लीजा को लेकर वहां जाते हैं जहां पर लीजा को वो आदमी छोड़कर गया था। लीजा लैरी की कार में बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके वो सब रिपीट करती है जो उसने उस रात को फील किया था। लीजा लैरी को लेकर उस गैस स्टेशन जाती है जहां पर उस आदमी ने गैस भरवाई थी। पुलिस उस गैस स्टेशन के कैमरे को चेक करती है जहां उनके हाथ एक बहुत ही बड़ा सबूत लगता है। लीजा ने जैसे स्केच उस किडनैपर की बनवाई थी बिल्कुल वैसा ही चेहरा उसे सीसीटीवी कैमरे में देखने को मिलता है। अब उस आदमी के पोस्टर बनवाए जाते हैं और जगह जगह पर लगवा दिए जाते हैं। अब पुलिस उस आदमी को ट्रैक करना भी शुरू कर देती है और इत्तेफाक से कुछ टाइम बाद वो आदमी एक पुलिस को दिख भी जाता है। वो उस आदमी के पास जाते हैं और बोलते हैं, सर हमारे पास एक कार चोरी की रिपोर्ट आई है और हमें आपकी कार की फोटो लेनी है। वो कार के बाहर उस आदमी की फोटो खींच लेते हैं और उसे जाने देते हैं। लीजा को फोटो दिखाने के बाद वो उस आदमी को पहचान जाती है और वो कंफर्म कर देती है कि ये वही किडनैपर है, जिसके तुरंत बाद पुलिस उस आदमी के घर पहुंच जाती है और उन्हें वहां पर 22 सीढ़ियां भी मिलती हैं और घर के अंदर जाने पर उन्हें लीजा द्वारा फेंकी गई क्लिप भी मिलती है और लीजा के फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं जो कि लीजा ने जानबूझकर वहां छोड़े थे। अब इतने सारे सबूत मिलने के बाद में तो पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देती है, जो कि उन्हें फाइनली मिल भी जाता है क्योंकि आराम से वो खुलेआम घूम रहा था। ठीक उसी वक्त बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स उसे गन पॉइंट करके चारों तरफ से घेर लेते हैं और आज इतने बड़े मुजरिम को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सब होने के बाद में लैरी लीजा को ये सारी खबर देते हैं, जिसके बाद लीजा की बहादुरी के लिए सभी लोग उसका क्लैपिंग करके स्वागत करते हैं। लीजा ने अपने साथ साथ उन लड़कियों को भी आज इंसाफ दिलाया था जो बेकसूर थी और उस सीरियल किलर को पकड़कर आगे होने वाले क्राइम्स को भी रोका था। अब हम यहाँ देखते हैं कि लीजा अपनी नानी के घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो एक नर्क था, इसलिए लैरी लीजा की आंटी और अंकल को वहां पर कॉन्टेक्ट करके बुलाते हैं। लीजा के साथ इतना कुछ हो गया था, इन सब के बारे में अंकल और आंटी को कुछ भी नहीं पता था। वो लीजा को सॉरी बोलते हैं। उसके आंटी और अंकल लैरी से बोलते हैं कि वो लीजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। लीजा लैरी को धन्यवाद कहती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लैरी भी काफी इमोशनल हो जाता है। कुछ समय के बाद लीजा अपनी मॉम को एक लेटर लिखती है। वो लिखती है कि मॉम, आप हमेशा से कहती हैं कि मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व नहीं करती हूँ, लेकिन मॉम आप गलत थी। और वो अपनी मॉम को हमेशा के लिए गुड बाय लिख देती है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि उसकी मम्मी को ये बहुत गलत लगता है। अब लीजा के पास उसकी अपनी फैमिली थी, जिस फैमिली के लिए वो हमेशा तरसती थी। आज हम देखते हैं कि लीजा के पास वो सब कुछ था और हमें कुछ साल बाद लीजा को दिखाया जाता है जो कि आज एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।